हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो आज हमारे एरिया में इंटरनेट शुरू हो गया है। तो हम वापस अपने उसी रूटीन पे आते हैं, सुबह ही अपना शुरू करते हैं लेक्चर। अच्छा, दूसरा ऐसा है कि किसी को अगर ये नहीं समझ आ रहा है कि क्योंकि 2-3 दिन में हमने देखा है कि 3-3 लेक्चर्स इकट्ठे आए हैं। तो अगर आपको ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपडेट्स ना देखिए, सीधा चैनल्स पे जाइए। चैनल में जाके आप वीडियोस के अगला जो होता है कंटेंट, प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। उसमें मैंने बहुत क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स हिंदू एनालिसिस करके है, वो जनवरी का है। उसमें 31 वीडियोस मिल जाएंगे आपको, बेसिकली 30 वीडियोस। 30 भी नहीं होंगी, 29 होंगी, क्योंकि हमने 2 जैन से स्टार्ट किया था और एक दिन बीच में पोंगल की वजह से न्यूज़पेपर नहीं आया था। तो 29 वीडियोस होंगी उसमें। और फेबररी का मैंने क्लियरली मार्क किया है कि हिंदू एनालिसिस फॉर फेबररी। तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप डेली के अपडेट्स की बजाय सीधा चैनल्स पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें जनवरी की अलग है, फेबररी की अलग है। तो आज देखते हैं। आज हमने फर्स्ट पेज पे देखा होगा कि असम का दिखाया हुआ था कि लीडर ऑफ अपोजिशन, अब उनको स्टेटस दे दिया गया है कांग्रेस वाले को। तो वो ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा ना हमें लीडर ऑफ अपोजिशन का देखना चाहिए, क्योंकि 2019 में बड़ा बवाल मचा था कि कांग्रेस को ये पोस्ट देना दें। तो देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन क्या है कि पहले अंटिल 1977 कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई पर्क्स, कुछ भी लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ नहीं था। क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई ऐसा प्रोविजन, जो जो मैं बात बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनिए, उसके बाद इसको नोट कीजिएगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी हमारे मेंशन नहीं है। लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी मेंशन नहीं है। ये अच्छी तरह लिख लीजिए आप। राइट फ्रॉम द फर्स्ट लोकसभा एक प्रैक्टिस थी, पहली ही लोकसभा से प्रैक्टिस थी कि जो भी सामने वाली पार्टी, जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होगी, उसका जो लीडर है उसको लीडर ऑफ अपोजिशन कहा जाएगा। बट एक एक परंपरा चलती आ रही थी कि उसके पास इनफ मेंबर होने चाहिए ताकि वो कोरम बना सके। कोरम क्या होता है कि अगर ये तो नहीं है ना कि अगर सपोज करिए लोकसभा में एक ही आदमी पहुंचा तो मीटिंग चलेगी। एक कोरम होता है कि कितने मिनिमम मेंबर्स पहुंचे तो एक मीटिंग चलेगी या सिटिंग होगी हाउस की। तो वो बनाया हुआ है 1/10। तो उसमें एक परंपरा चली आ रही थी कि 1/10 आदमी होने चाहिए। 1/10 मतलब अगर जैसे 545 है हमारी स्ट्रेंथ, तो 55 आदमी होने चाहिए। 55 पर्सन इफ आर देयर, अगर 55 मेंबर्स आए हुए हैं तो उसमें फिर हम एक मीटिंग चलाए रखेंगे। सपोज करिए आप एक मूवी देखने गए, आप अकेले आदमी हो वो थिएटर में पहुंचने वाले, तो वो थोड़ी ना आपके लिए खाली एक आदमी के लिए मूवी चलाएंगे। तो ऐसे ही हाउस के सीटिंग्स का भी एक प्रोसीजर है कि 1/10 पहुंचने चाहिए। तो शुरू से ना एक प्रथा चली आ रही थी कि फर्स्ट लोकसभा से ये याद रखिएगा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो होगा लार्जेस्ट पार्टी होनी चाहिए, बस उसके पास इतने मेंबर्स हों कि वो, अगर हम लोग नहीं भी आए रूलिंग पार्टीज, तो उसके पास अपने इतने मेंबर्स होने चाहिए कि सिटिंग हो जाए उसकी, जो 1/10 है। ऐसा रूल में नहीं था, ये याद रखिएगा, ये प्रथा थी बस एक। तो 1977 में एक एक्ट लाया गया जिसको कहते हैं सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट। उसने इसको स्टैचूटरी स्टेटस दिया इस पोस्ट को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। ठीक है। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है उसको स्टैचूटरी स्टेटस मिला है 1977 में, जो एक्ट आई थी सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट। उसके बाद इसको, इस एक्ट के आने के बाद इस लीडर ऑफ ऑपोजिशन को स्टैचूटरी स्टेटस मिल चुका है। तो ये 2 पॉइंट याद रखने वाली बात है कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, लोकसभा की रूल पार्टी में भी कहीं, रूल बुक में भी कहीं मेंशन नहीं है। अगर ये मेंशन हुआ है तो 1977 में जो एक्ट आई उसके बाद इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। तो कहीं भी मेंशन नहीं था, फिर उसके बाद एक्ट लाई गई। तो 1977 की एक्ट क्या कहती है कि लीडर इन दैट हाउस ऑफ द पार्टी इन ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट हैविंग द ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ एंड रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और स्पीकर ऑफ द हाउस। इसका मतलब ये है कि 1977 की जो एक्ट आई थी उसने भी ये नहीं डिफाइन किया था कि कितने मेंबर्स होने चाहिए ऑपोजिशन पार्टी पे कि अगर उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहा जाए। बट उन्होंने कहा कि अगर कई सारी ऑपोजिशन पार्टीज हैं तो जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी होगी उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहा जाएगा। और उसको रिकग्नाइज करने की जो डिस्क्रिशन पावर दी गई थी वो स्पीकर ऑफ द हाउस को, स्पीकर को दी गई थी, और राज्यसभा के केस में चेयरमैन को दी गई थी। ठीक है। तो ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्पीकर्स डिसीजन एंड डिस्क्रिशन। तो अब आता है जो ये मामला उठा था कि 10% रूल का 10%, ये 10% का रूल हमारे एक्ट में नहीं है। इस बात को अच्छी तरह बांध लीजिए कि जो ये अगर क्वेश्चन में आता है कि 10% मिनिमम होने चाहिए, इट इज़ एन एक्ट या इट इज़ स्टैचूटरी, ऐसा नहीं है। 10% का जो रूल था ये बेसिकली 1985 में लोकसभा का स्पीकर थे बलराम जाखड़, उन्होंने क्या किया था, क्योंकि देखिए एक्ट में क्या लिखा है कि जो लार्जेस्ट पार्टी है उसको देना चाहिए,
और उसको डिस्क्रिशनरी किसको दी गई है, स्पीकर को। तो उस टाइम 1985 में स्पीकर जो थे बलराम जाखड़, उन्होंने मना कर दिया था कि भैया मैं नहीं मानूंगा, मैं तो 10% रूल लागू करूंगा। तो डिस्क्रिशनरी पावर थी स्पीकर की, तो उसने अपनी मनमानी चलाई। तो वैसे अगर एक्ट के हिसाब से देखा जाएगा तो एक्ट में कहीं भी 10% रूल नहीं दे रखा है। अब क्या है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी को बिल्कुल सेम ऑफिशियल्स, अब इसके पीछे क्यों भागते हैं कि एलओपी मिले एलओपी मिले, क्योंकि उसको पर्क्स, स्टेटस, अलाउंस बिल्कुल वही मिलता है जो कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक को मिलता है, ठीक है। और बट सबसे पहले अब आपको इसमें से 5 पॉइंट्स जो मेन मेन नोट करने हैं वो ये हैं कि इसके एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, रूल बुक में कहीं भी मेंशन नहीं है। 1977 में इसका एक्ट लाया गया था। ये प्रथा चलती आ रही है फर्स्ट लोकसभा से ही, बट 1977 में जो एक्ट आया था उसमें 10% रूल कहीं नहीं था। डिस्क्रिशनरी पावर देता है वो एक्ट स्पीकर और चेयरमैन को कि अगर वो मानना चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन उसको मानेगा, नहीं मानना चाहे नहीं मानेगा। तो ये स्पीकर की डिस्क्रिशन पावर है। और उसके बाद ये शुरू हुआ 10% रूल 1985 से, जब स्पीकर ने अपनी मनमानी करी। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स बेसिक इंपॉर्टेंस वाले हैं। फिर आप एक देख रहे होंगे आज एक फेसबुक को लेके भी था, क्योंकि मैंने कल आपको फेसबुक के बारे में बताया था कि जो सोशल मीडिया है उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स बनेंगे या कुछ भी बनेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के परव्यू में आता है। तो सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इसका दिल्ली गवर्नमेंट ने जो उनको बुलाया वो ब्रीच है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो उसके रिलेटेड अभी कई बार ये केस चल रहा है, तो कई दिन चलता रहेगा। आपको जो मैंने बताया है वो बिल्कुल एक रूल बताया है कि ये जो लॉ है वो अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर पार्लियामेंट आता है, तो उसको पे स्टिक रहिएगा। अब जो भी डेली न्यूज़ आ रही है उसको मत देखिए कि वो कह रहे हैं कि ये प्रथा चली आ रही है, हम लोग बुला सकते हैं, ये है वो है। उससे आपको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक बहसम बहसी है कि देखिए मैं कुछ बोलूँगा, अगर आप मेरे अगेंस्ट है तो आप कुछ बोलेंगे। जो फैक्ट ऑफ द मैटर है वो ही है जो मैंने आपको कल बता दिया, तो उस पर इतना ज़्यादा गौर मत कीजिएगा। उसके बाद एक हमने अपना क्या नाम है डिफेंस पेज पे आपने देखा होगा जिसमें हमने एयरक्राफ्ट, आपको पता है एरो शो चल रहा है, तो उसमें मैंने आपको पहले ही नोट्स बता दिए हैं तेजस वगैरह को लेके। तो उसमें अब डेली कुछ कुछ आएगा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं अपने आप ही लेके आऊँगा। जैसे आज ये था कि कल राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट जो है बिगेस्ट मेक इन इंडिया डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था कि 83 हमने तेजस लिए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से। तो वो ये बस इसका एक पॉइंट ये लिख लीजिएगा कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ द बिगेस्ट मेक इन इंडिया, मतलब जो हमारे हिंदुस्तान में बना है डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट सबसे बड़ा है ये। और उसके अलावा उसमें बहुत कुछ दे रखा है, बहुत बारीकियां भी दे रखी हैं। आपने देखा होगा एडवांस्ड रेडार को लेके भी था, स्कैनर को लेके भी था। तो इतना आपको कॉम्प्लिकेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डिफेंस को रिलेटेड पर्टिकुलर एग्जाम्स होते हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत है, आपको कुछ उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। एक डीएनए बिल को लेके भी था जो सुप्रीम कोर्ट के जज का आया हुआ है, तो उसको हमने डीएनए टेक्नोलॉजी बिल हम ऑलरेडी अच्छी तरह स्टडी कर चुके हैं। उससे अलावा आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक इंटरनेशनल पेज पे था रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का लेके, और ओबामा के साथ जब ये स्टार ट्रीटी हुई थी तो आपको बताया था मैंने, स्टार ट्रीटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको भी पता है। जो भी ट्रीटीज इनके बीच में है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ओपन स्काई ट्रीटी वगैरह सब कुछ आपको पता है, हमने कहा है कि खत्म हो चुकी हैं। ये स्टार ट्रीटी भी मैंने आपको बताया था खत्म हो गई है, इसलिए इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो इस पर क्या है कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2026 तक, क्योंकि इस ट्रीटी में ही ये कहा गया है कि इसको जो आप मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकते हैं वो 5 साल तक के लिए ही कर सकते हैं। तो इसको अब ये फरवरी 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं है। उससे पहले हम जो डिस्कस कर चुके हैं पुराने लेक्चर में कि कौन सी ट्रीटी है, ओपन स्काई ट्रीटी क्या है, स्टार ट्रीटी क्या है, उतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ है। बट ये याद रखिएगा जो ये न्यू स्टार ट्रीटी है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, उसमें आप ये पॉइंट जोड़ सकते हैं। मैंने उस टाइम बताया था कि फरवरी में ये एक्सपायर हो रही है, तो उसके बाद अब देखने वाली बात थी कि वो रेन्यू होती है नहीं, तो वो रेन्यू हो गई है। तो इसलिए यही पॉइंट आपने उस पॉइंट में ऐड करना है, उसके अलावा कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद एक ये देखिए, ये बड़ा अच्छा एक एडिटोरियल पे आया हुआ है। देखिए एडिटोरियल पे आज जो फर्स्ट एडिटोरियल पेज होता है उस पर प्रीलिम्स वालों को कुछ ज़रूरी नहीं है, पढ़ना चाहे पढ़ें। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ उसमें इंपॉर्टेंट है जो एम के नारायणन जी का आया हुआ है तो वो इंटरव्यू वाले पढ़ सकते हैं, वो मेंस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा आपस में जैसे वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, आप वापस क्या दें, वो प्रीलिम्स वाले भी ना पढ़ें, क्योंकि जब तक वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे उनके लिए ये चीज़ कोई महत्व नहीं रखेगी। इट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज़ ऑफ फॉर देम, तो इसलिए उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये एक आया हुआ है टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ, सेकेंड पेज पे। तो इसका थोड़ा सा देखिए कि वर्ल्ड, एक तो पहली बात हमने सारी रिपोर्ट्स एक अपने लेक्चर में सारी मैंने आपको डिटेल में दे दी थी कौन कौन सी रिपोर्ट्स आपको पढ़ता होनी चाहिए। तो वैसे उसमें हमने देखा था, बट एक बार फिर भी देख लीजिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट,
तो उसमें क्या कह रही है वो 2021 की जो आई है, उसमें कह रही है कि एनवायरमेंटल जो रिस्क है ना, जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होगी तो वो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को भी असर करेगी। पहला पॉइंट तो ये देखिए, क्योंकि कई बार जब स्टेटमेंट्स आती हैं तो आपने देखा होगा कि एनवायरमेंटल रिस्क पोज थ्रेट टू ग्लोबल इकोनॉमी। तो अगर येस है या नो है, मतलब जैसे 3-4 स्टेटमेंट्स आई हैं, तो उसमें याद रखिएगा कि येस इट इज़ ट्रू कि एनवायरमेंटल का जो भी अगर उसमें हम दिक्कत देंगे तो वो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करेगा। तो पहला पॉइंट ये लिखिए। और जो टॉप 5 रिस्क हैं वो क्या क्या हैं, मतलब एनवायरमेंटल रिस्क क्या होता है, मतलब कौन से रिस्क। तो उसमें आता है एक्सट्रीम वेदर, क्लाइमेट एक्शन फेलियर, ह्यूमन एनवायरमेंटल डैमेज, इन्फेक्शियस डिजीज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये 5 पॉइंट्स लिख लीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार नहीं होता 1 2 3 4 5 करके ऑप्शंस आती हैं और उसमें हमें चूज करना होता है 1 2 3 है या 1 2 4 है। उसमें बेसिकली हमेशा जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, वो हमें एक सीख देने के लिए आते हैं कि हम कुछ समझ लें, तो वो उसमें ऑल ऑफ देम ही होता है। बट जहाँ पे भी हम उसको पढ़ सकें, समझ सकें कि हाँ कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए ये 5 टॉप के हैं। और अगर क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे तो पता नहीं कितने निकल जाएंगे, 100 भी हो सकते हैं फैक्टर्स तो। बट जब टॉप 5 ही पूछे जाते हैं तो उसमें एक्सट्रीम, और उन टॉप 5 में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो है इन्फेक्शियस डिजीज, जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। मतलब 5 हमें याद रखने हैं कि एनवायरमेंटल रिस्क हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को इफेक्ट करेंगे। वो 5 कौन से हैं? एक्सट्रीम वेदर, क्लाइमेट एक्शन, ह्यूमन एनवायरमेंटल डैमेज, इन्फेक्शियस डिजीज और बायोडाइवर्सिटी लॉस। और उसमें सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो है इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, उसके बाद इसी इसमें है कि इट इज़ फाउंड दैट 20% ऑफ कंट्रीज जो है ना, 20%, 100 में से 20 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। फ्रेजाइल मीन्स आसानी से टूट जाए, मतलब आसानी से बिखर जाएगा, ऐसा इकोसिस्टम है। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि रैम्पेंट, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे को, हमारी मतलब एनवायरनमेंट को और हमें एक पेंडेमिक की तरफ बढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को, कि इजीली हम लोग बड़े आसानी से पूरी की पूरी कंट्री चपेट में आ सकती है किसी भी बीमारी के, वो कौन से हैं। क्योंकि अगर जैसे मैंने अभी बताया कि ऐसे 1 2 3 4 5 करके क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें ये भी निकल सकता है कि कौन, क्योंकि पेंडेमिक आपको पता है सिचुएशन चल रही है, तो उस पर क्वेश्चन क्या बनेंगे। तो ऐसे इसका भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे को पेंडेमिक में और ज़्यादा वल्नरेबल कर रही हैं कि हम एक साथ ही पूरा कंट्री हो जाती है। तो उसमें क्या है, रैम्पेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, वो किस वजह से हो रहा है, नेचुरल हैबिटेट्स कैसे हम डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, माइनिंग से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके। एक एक्सपेंशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अभी मैं आपको सब समझाता हूँ, ये पॉइंट लिख लीजिए जो मैं कह रहा हूँ आपको, कि रैम्पेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आएगा इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एक्सपेंशन एंड इंटेंसिफिकेशन। थर्ड पॉइंट आएगा एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आएगा इंक्रीज कॉन्टैक्ट बिटवीन वाइल्ड लाइफ, लाइफ स्टॉक, पैथोजेंस एंड पीपल। ये 4-5 पॉइंट्स आपने लिख लिए। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका क्यों आएगा, कैसे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि वाई इज आवर कंट्री या वाई इज इंडिया मोर वनरेबल फॉर सिचुएशंस लाइक दिस, या पेंडेमिक क्यों इतनी जल्दी फैल जाता है, या कैसे हो रहा है, ये क्या है। तो अगर आपके पास 4-5 ऑप्शंस आएंगी तो आप रैम्पेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स हो सकता है आप ठीक कर दें। हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ ये पॉइंट तो ठीक है। बट क्या होता है कि जब ये क्वेश्चन एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वगैरह आता है ना, तो आदमी सोचता है कि अगर हम एग्रीकल्चर एक्सपेंड कर रहे हैं तो उससे क्या नुकसान होगा हमारा। तो उससे हमारे पेंडेमिक से कोई रिलेटेड नहीं है। तो हम अक्सर क्या होता है कि ऐसी, जो आपने देखा होगा, जो मैंने एनालाइज बताया, जो मैंने अपने पेपर जैसे हम करते हैं जाके, तो हम वहाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कैसे ठीक कर जाते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने प्रॉपर बताया था कि ये हमारे श्योर शॉट होते हैं और इसमें हमें कंफ्यूजन होती है, तो उनको हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं कि हमारे ठीक हों। तो देखिए क्या होता है कि जब एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन चाहिए तो ज़मीनों को उखाड़ा, मतलब जंगलों को ख़त्म किया जाता है। जंगलों को ख़त्म करेंगे तो ह्यूमन और एनिमल का इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा और उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। फिर ये सारे ना इनडायरेक्टली हमारे को पेंडेमिक की तरफ धकेल रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री से क्या होता है, आपने देखा होगा जो हमने एनिमल्स पाले होते हैं, जैसे भेड़ बकरी होती हैं, तो उनको हम जंगलों में ले जाते हैं चराने के लिए। वो चराते हैं तो वो घास खा जाते हैं। घास खाने से क्या होता है, सॉइल लूज हो जाती है। मतलब जहाँ तो सॉइल बंधी हुई थी कि अगर सपोज करिए फ्लड आया, कुछ आया, तो सॉइल उसको रोक लेगी, वो लूज हो गई तो वो भी बह जाती है। ठीक है। वैसे तो हम इसको ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब अगर ये पॉइंट्स आते हैं ना कि हम पेंडेमिक की तरफ कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं इतनी जल्दी, तो ये 4-5 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर हमारा वाइल्ड लाइफ से ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो गया तो आपको पता है जूनोटिक बीमारियाँ हैं आजकल, तो वायरसेस एक दूसरे से कैसे फैलते हैं। आपने देखा होगा कि अभी इंटरनेशनल ये जो बर्ड्स जाते हैं उनसे भी हमारा बर्ड फ्लू फैला है, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे स्टेट से तीसरी स्टेट। तो इसलिए ये पॉइंट्स आप लोगों को ना बड़े नॉर्मल लगते हैं। मुझे पता है जब हम तैयारी कर रहे थे स्टार्टिंग में, फर्स्ट ईयर आएगा, तो हमें भी लगता था कि इन चीज़ों को क्या बनाना। बट मैं इसलिए बता सकता हूँ, 16-17 साल का मैं एनालाइज कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस को बड़ी तोड़ मरोड़ के पुट किया जाता है।
अभी मैं जैसे बता रहा हूँ आपको बड़ा इजी लग रहा होगा, बट जब ये क्वेश्चन की फॉर्म में आपके सामने पुट किया जाएगा तब आपको समझ नहीं आएगा। आप सोचोगे यार नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब करके पेंडेमिक कैसे बढ़ेगा, एग्रीकल्चर से कैसे बढ़ेगा, कॉन्टैक्ट बिटवीन वाइल्ड लाइफ, हम तो कहते हैं बल्कि होना चाहिए हमारा कॉन्टैक्ट जानवरों से, बट नहीं, ये इन चीज़ों से हम लोग बढ़ रहे हैं पेंडेमिक की तरफ। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। और उसके बाद था कि इंडिया के उन्होंने बताया कि इंडिया इसमें क्या तरक्की कर रहा है, क्या अच्छी चीज़ें हैं, थोड़ा मेंस वालों के लिए भी अच्छा रहता है कि द नेशनल मिशन ऑन जो लेके आए हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए एंड ह्यूमन वेलबींग, और ये हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। अब हमें ये पढ़ना है कि ये क्या है। तो बेसिकली पहले तो ऑब्जेक्टिव सुन लीजिए कि नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का क्या है। एक तो हमें एनहांस करनी है अपनी बायोडाइवर्सिटी, इतनी स्ट्रेंथन करनी है कि इसका सस्टेनेबल यूज़ है, मतलब जो हमारे पूर्वज हमें देते आए हैं हम भी अपने आगे वाली जनरेशन को देते जाएं। हमें इसमें ग्रीन जॉब्स भी जनरेट करनी है और इंकरेज करना है इंडियन पब्लिक को कि हमारे जो हमारा कल्चर है, हमारी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको अप्रिशिएट किया जाए। ठीक है, अब हमें इसमें नोट्स बनाने हैं प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल पे। वो क्या है कि PMSTIC क्या है, ये 2018 में कॉन्स्टिट्यूट गई थी, जो एडवाइस करती है प्राइम मिनिस्टर को साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन को रिलेटेड मैटर्स को लेके। 21 मेंबर की कमेटी है। अब अगर आपसे पूछते हैं प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी कमेटी हु हेड्स, तो आप सोचेंगे प्राइम मिनिस्टर करता होगा जो प्राइम मिनिस्टर का नाम है, तो नहीं, इट इज चेयर्ड बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। तो सबसे पहले प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन से थे? APJ अब्दुल कलाम 1999 के करीब। और अब सोचेंगे 1999 में थे, तो अब ये 2018 में कैसे बनी है? तो इसलिए बनी है क्योंकि जो अब्दुल कलाम थे वो थे, जो अब्दुल कलाम थे फर्स्ट PSA थे, बट वो साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी हुआ करती थी उस टाइम, साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी टू PM एंड कैबिनेट। अब उसको रिप्लेस 2018 में कर दिया है प्राइम मिनिस्टर साइंटिफिक साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी कमेटी ने। ठीक है, पहले इसका नाम हुआ करता था साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी टू PM, अब उसका नाम हो गया PMSTIAC। ठीक है, 21 मेंबर कमेटी, इसको हेड करते हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। तो इन्होंने बेसिकली 9 साइंस मिशंस निकाले हुए, 9 नेशनल साइंस मिशंस। और उसको मिशंस को लीड कौन करेगा? मतलब जो भी लीड मिनिस्ट्री होगी उसकी, मतलब अगर सपोज किसी भी मिनिस्ट्री को लेके अगर कोई मिशन है तो उस मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर है वो हेड करेगा उसको। तो 9 मिशंस, एक बार आप ना इसे नोट्स बना लीजिए, मोटे तौर पे लिख लीजिएगा ताकि आपको याद है कि 9 मिशंस कौन कौन से थे। नेचुरल लैंग्वेज, क्वांटम फ्रंटियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन अभी हमने पढ़ाई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनको इतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं कि इनके अंदर क्या क्या है, बट आप ये 9 का एक नोट बना लीजिए, लिख के रख लीजिए ताकि आपके नज़रों से निकलता जाए। उसके बाद एक बॉर्डर वॉल को लेके भी था, एडिटोरियल पेज पे ही था, स्मार्ट वॉल्स फॉर इंडिया बॉर्डर्स। बेसिकली बॉर्डर वॉल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट फिर भी ना बॉर्डर वॉल एक याद रख लीजिएगा, US मैक्सिको के बीच में बहुत ज़्यादा ना ये न्यूज़ में रहता है। तो बॉर्डर वॉल का इसी बीच में, US मैक्सिको बीच में उनका है कि स्मार्ट वॉल टेक्नोलॉजी लेके आओ ताकि हमें एक तो फेंसिंग ना करनी पड़े, दीवारें, फिजिकल दीवार नहीं खड़ी पड़े, उसकी वजह से स्मार्ट वॉल में क्या होगा, सेंसर, रेडार्स, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी यूज़ होगी जो हमें डिटेक्ट करेगी अगर कोई इन्फिल्ट्रेट कर रहा है तो वो कहते हैं कि ये इंडिया के लिए भी ज़रूरी है। कि हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों कहते हैं कि इंडिया का जो बॉर्डर है ना, जो हमारे जहाँ जहाँ बॉर्डर है वो बहुत रगड़ है, रगड़ मतलब उबड़ खाबड़, कहीं बहुत ऊंचा, कहीं बहुत नीचा, टेढ़ा मेढ़ा सा है, और क्लियरली डिफाइंड भी नहीं है कि हाँ हम, आपको जैसे मैंने अभी पिछले लेक्चर्स में बताया था LAC को लेकर कि हमारी बाउंड्री डिफाइंड ही नहीं है। हमें पता ही नहीं कि यहाँ से ये, जैसे अगर आज हम घर बनाते हैं तो हमें पता है कि हमारी ये बाउंड्री यहाँ तक है, हम वहाँ दीवार खड़ी कर सकते हैं, हमें पता ही ना हो कि हमारी बाउंड्री कहाँ तक है, कहाँ दीवार खड़ी करेंगे। तो कहते हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है स्मार्ट वॉल, ताकि उससे क्या है कि हमें एक तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बहुत कम यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं है ना, सब कुछ टेक्नोलॉजी से होगा। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट वॉल का ये देख मैंने बता दिया आपको, थोड़ा सा एक मोटा मोटी तौर पे बनाने के लिए था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। बट बॉर्डर वॉल याद रखिएगा US मैक्सिको के बीच में। स्मार्ट वॉल इंडिया में क्यों ज़रूरी है अगर पॉइंट आ जाता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि एक तो हमारा जो टेरेन है वो बड़ा रगड़ है, और जो हमारे बॉर्डर है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। क्योंकि हर आदमी ना सोचता है कि अगर ये क्वेश्चन आता है क्लियरली डिफाइंड नहीं है तो हम सोचते हैं यार ऐसा थोड़ा हो सकता है, कंट्रीज के बीच में डिफाइंड तो क्लियरली होगा। तो ये याद रखिएगा क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और अपना ख्याल रखिए, एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय।